हाय फ्रेंड, मैं आदित्य। आज इस वीडियो में हिस्ट्री का गुलाम वंश में नसरुद्दीन शाह के बारे में देखेंगे। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि पिछले वीडियो में सबसे पहले इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद बहराम शाह, मसूद शाह, अब फिर नसरुद्दीन। यदि नसरुद्दीन का रूलिंग पीरियड का बात करें तो रूलिंग पीरियड नसरुद्दीन शाह का कहाँ से कहाँ तक है, तो नसीरुद्दीन ये है 1246 से लेकर 65 तक है। यानी नसरुद्दीन मोहम्मद 1246 से लेकर 1265 तक क्या किया, गुलाम वंश में रूल किया। जैसे यह गुलाम वंश में रूलर बना तो वह अपना वजीर नियुक्त किया था गयासुद्दीन मोहम्मद बलबन को। यानी यह वजीर के रूप में किसको नियुक्त किया था, तो नियुक्त किया था बलबन को। और यह बलबन को अपना सारा ऑथराइजेशन किसको दे दिया था, तो सारा अथॉरिटी बलबन को ही दे दिया था। मतलब कहने का मतलब ये है कि वर्चुअल रूलर के रूप में नसरुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन प्रैक्टिकली रूल कौन करता था, तो प्रैक्टिकली रूल करता था बलबन। और नसरुद्दीन मोहम्मद बलबन को एक टाइटल भी देता है और उसका नाम है उलुग खां। यानी नसरुद्दीन मोहम्मद बलबन को एक टाइटल देता है जिसका नाम था उलुग खां। यानी उलुग खां का टाइटल देता है कौन, नसरुद्दीन मोहम्मद, किसको, बलबन को। इसके बाद जब तक नसरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली पे रूल किया तब तक बलबन नसरुद्दीन के अंडर में काम किया। यानी 1265 तक बलबन प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को कंट्रोल में रखा। यानी बलबन के अंडर काम कर रहे थे कौन, तो काम कर रहे थे दल चालीसा। दल चालीसा को कंट्रोल कौन कर रहा था, तो कंट्रोल कर रखा था बलबन। जैसे 1265 में बलबन का मृत्यु होता है तो नसरुद्दीन का मृत्यु होता है तो बलबन क्या करता है, बलबन नसरुद्दीन के सारा उत्तराधिकारी, गुलाम वंश के सारा उत्तराधिकारी को हत्या करवा कर क्या करता है, बलबन खुद 1265 में दिल्ली के किरलोकी नामक स्थान पर क्या करता है, स्वयं को शासक घोषित कर देता है। तो जब यह शासक घोषित किया तो इसको दल चालीसा के ऊपर अब उतना विश्वास था नहीं। वह सोचा कि सारा फसाद का जड़ कौन है, तो दल चालीसा है। तो दल चालीसा को एक अभियान में भेजकर पीछे से सारा सेना को भेज दिया। इससे दल चालीसा को समाप्त करने का श्रेय जाता है किसको, तो बलबन को। यानी बलबन का पहला काम क्या था, बलबन का पहला काम था दल चालीसा का अंत। दल चालीसा का अंत यानी बलबन सबसे पहले क्या काम किया था, तो दल चालीसा को क्या किया, समाप्त कर दिया। उसके बाद जब वह दल चालीसा को समाप्त किया और नसरुद्दीन के सारे जो वंशज थे, मतलब जो गुलाम वंश में उत्तराधिकारी के योग्य थे, वह सबको हत्या करवा दिया, जिससे दिल्ली की जनता में बहुत ज्यादा इसके प्रति, बलबन के प्रति आक्रोश बहुत ज्यादा था। तो इस आक्रोश को दबाने के लिए बलबन लौह और रक्त की नीति को अपनाता है, आयरन एंड ब्लड। यानी लौह और रक्त का नीति अपनाता है कौन, तो नीति अपनाता है बलबन। और यहीं से हम लोग जानते हैं कि जब जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा किया गया था, तो जर्मनी का एकीकरण किया गया था बिस्मार्क के द्वारा। और यही बिस्मार्क जर्मनी में क्या करता है,
लौह और रक्त का नीति को अपनाता है। और हम बात करते हैं भारत का, तो भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। और यही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का यूनिफिकेशन में एकीकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान को निभाते हैं। इसीलिए भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है, तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार पटेल को हम लोग कहते हैं भारत का बिस्मार्क। यानी बलवन क्या किया कि बलवन का पहला काम दल चालीसा का अंत किया, और दूसरा काम क्या किया, तो दूसरा काम लौह और रक्त के नीति को अपनाया। इसके बाद बलवन दो काम और किया था, वह किया था सिजदा और पैबोस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था। यानी यह क्या किया था, सिजिदा एंड पैबोस, सिजदा और पैबोस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था। सिजदा सिस्टम क्या होती है, सिजदा सिस्टम होता है कि घुटनों के बल सुल्तान के सामने सर झुकाने का काम, जो सर झुकाएगा उसको सिजदा कहा जाता था, और लेट कर यदि सुल्तान के पैरों को चूमेगा उसको क्या कहा जाता था, पैबोस। और हम लोग जानते हैं कि मुगल शासक में शाहजहां क्या करता है, शाहजहां इस सिजदा और पैबोस में प्रतिबंधित करता है और पूरी तरह से समाप्त करने का काम करता है औरंगजेब। यानी मुगल में शाहजहां सिजदा और पैबोस को क्या किया, यह प्रतिबंधित करता है, लेकिन पूरी तरह से बंद करने का काम किनके द्वारा होता है, तो औरंगजेब के द्वारा। यदि हम बात करते हैं बलवन के समय में, तो बलवन के समय में मंगोल का तीसरा आक्रमण होता है, मंगोल का तीसरा आक्रमण होता है, थर्ड आक्रमण हुआ मंगोल का। और यह तीसरा आक्रमण के समय जब यह होता है 1287 में, और 1287 में इस आक्रमण को दबाने के लिए बलवन अपने बेटे को भेजता है, और जिसका नाम है शहजादा मोहम्मद इस आक्रमण को बचाने के लिए जाता है। इस आक्रमण का परिणाम यह होता है कि मंगोल तो हार जाते हैं, लेकिन शहजादा मोहम्मद का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो जब यह मृत्यु हो गया तो बलवन का मृत्यु का यह कारण भी बना। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि पूरे गुलाम वंश में जो सबसे ज्यादा क्रूर शासक था बलवन का मृत्यु कैसे होता है, तो बलवन का मृत्यु होता है अपने पुत्र वियोग के कारण। जब 1287 में बलवन का मृत्यु हो गया अपने पुत्र वियोग के कारण, तो गुलाम वंश का अगला शासक बनता है कैकुबाबाद। इसको हम मिटा देते हैं। बलवन की मृत्यु के बाद दिल्ली में गुलाम वंश का अगला शासक बनता है कैकुबाद। और कैकुबाद एक बहुत ही अयोग्य शासक था, और इसी का फायदा उठाकर उस समय अफगान में एक काबीले का सरदार हुआ करता था, जिसका नाम था मलिक फिरोज। और यह मलिक फिरोज भारत आता है, और भारत में कैकुबाद को क्या करता है, हत्या करवाता है। और हत्या करवाने के बाद बलवनी वंश का ही अगला शासक मतलब कैमूर्स को दिल्ली में गुलाम वंश का अगला शासक बनाता है। महज कुछ दिनों के बाद मलिक फिरोज क्या करता है,
इस कैमूर्स का भी हत्या करवा देता है। और हत्या करवाने के बाद 1290 में दिल्ली में गुलाम वंश का समाप्ति होता है और नया वंश का उदय होता है, और जिसका नाम होता है खिलजी वंश, जिसका नाम होता है खिलजी वंश। जैसा कि हम लोग देखें, गुलाम वंश का अंतिम रूलर कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन होता है? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है कैमूर्स। और कैमूर्स का हत्या किसके द्वारा कराया जाता है? तो मलिक फिरोज के द्वारा कराया जाता है। जैसा कि मलिक फिरोज 1290 में एक नया वंश का स्थापना करता है, जिसका कि नाम रहता है खिलजी वंश। और खिलजी वंश का स्थापना मलिक फिरोज जलालुद्दीन खिलजी के नाम से करता है। मतलब खिलजी वंश का जो संस्थापक होता है, संस्थापक कौन है? तो वह है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और यह भारत में 1290 से लेकर 1320 तक रूल करता है। तो यहाँ तक इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे खिलजी डायनेस्टी को। यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।